मार्केट में अगर हम देखें ना तो ऑलमोस्ट 90% लोग हमेशा एक ही सवाल में उलझे रहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब सभी को बस एक ही चीज़ जाननी है, डायरेक्शन। पर आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा आज का ये गहरा विश्लेषण है रॉबर्ट सिंक्लेयर की किताब पर वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग सिस्टम्स बियॉन्ड प्राइस डायरेक्शन, वो एक्चुअली एक ऐसी बात कहती है जो आम ट्रेडर्स के होश उड़ा सकती है। बिल्कुल। और वो सच ये है कि दिशा से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है मार्केट के डर और लालच से। तो आज के इस डीप डाइव का मकसद यही समझना है कि क्यों एक आम ट्रेडर सिर्फ प्राइस के पीछे भागता रह जाता है, जबकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो वॉलेटिलिटी को ट्रेड करके मुनाफा कमाते हैं, चाहे मार्केट किसी भी दिशा में क्यों ना जाए। हाँ, और डायरेक्शन या दिशा पर फोकस करना ना एक ह्यूमन नेचर है। इंसान हर चीज को बहुत ही बाइनरी तरीके से देखना पसंद करता है ना? जैसे जीते या हारे, ऊपर या नीचे। पर सिंक्लेयर की इस किताब का जो सबसे बड़ा लेसन है वो यही है कि एक नॉर्मल ट्रेडर हमेशा प्राइस देखता है, जबकि एक प्रो ट्रेडर हमेशा वॉलेटिलिटी देखता है। अगर इस बुनियादी सच को एक बार समझ लिया जाए तो मार्केट और चार्ट्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। एग्जैक्टली। और इस किताब की एक लाइन जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पावरफुल लगी वो ये है, प्राइस टेल्स डायरेक्शन, वॉलेटिलिटी टेल्स अपॉर्चुनिटी। राइट। यानी कीमत सिर्फ रास्ता बताती है, पर असली मौका कहाँ छुपा है ये सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी बताती है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सबसे पहले हमें इस माइंडसेट शिफ्ट पर बात करनी होगी जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। इन दोनों की सोच में आखिर बुनियादी अंतर है क्या? अब देखिए, एक नॉर्मल ट्रेडर का दिमाग बहुत ही सिंपल इक्वेशन पर काम करता है। वो चार्ट देखेगा, उसमें कुछ इंडिकेटर्स लगाएगा और सोचेगा कि लगता है मार्केट वीक है, नीचे जाएगा, तो मैं सेल कर देता हूँ। उनका पूरा दिमाग, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी और ऑनेस्टली उनका पूरा कैपिटल सिर्फ इस अप और डाउन वाले अनुमान पर टिका होता है। हाँ, मतलब एक दिशा पर बेट लगा दी। बिल्कुल। और अगर अनुमान गलत हुआ तो नुकसान होना तो तय है। पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर दिशा के बारे में सोचने से पहले कुछ और ही सोच रहा होता है ना? हाँ, वो खुद से ये पूछता है कि मार्केट कितना मूव करेगा और उस मूवमेंट की स्पीड क्या होगी। मतलब, क्या मार्केट अभी शांत है या फिर मार्केट में डर का माहौल है? यही वॉलेटिलिटी की सबसे आसान डेफिनेशन है। वॉलेटिलिटी यानी मार्केट की स्पीड। सेगा, अगर वॉलेटिलिटी हाई है तो मार्केट बहुत तेजी से बड़े बड़े मूव्स ले रहा है। ऐसे माहौल में प्रॉफिट्स भी बहुत बड़े और अचानक होते हैं और लॉसेस भी उतने ही बड़े होते हैं। और इसके उलट अगर वॉलेटिलिटी लो है तो मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसा होता है, जहां मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इसको ना एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मार्केट एक समुंदर की तरह है। अच्छा। जब समुंदर पूरी तरह से शांत होता है, लहरें बिल्कुल छोटी होती हैं, तो वो लो वॉलेटिलिटी है। उस वक्त नाव चलाना आसान तो है, पर उसमें कोई बड़ा थ्रिल या कोई बड़ा मौका नहीं होता। राइट। बेट्स लगाई जा सकती हैं। यही तो ऑप्शन ट्रेडर्स की असली ताकत है। प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स असल में इसी तूफान का इंतजार करते हैं। उन्हें लिटरली इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हवा किस दिशा में चल रही है। उन्हें बस ये जानना होता है कि समुद्र में कितनी बड़ी हलचल होने वाली है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कोई बड़ा इवेंट आना। जैसे देश के चुनाव का नतीजा आना या फिर सरकारी बजट पेश होना। हाँ, ऐसे इवेंट से पहले मार्केट में हमेशा एक अजीब सी खामोशी होती है, मतलब एक टेंशन बिल्डअप हो रही होती है। एग्जैक्टली। और प्रोफेशनल जानते हैं कि रिजल्ट जो भी आए, चाहे सरकार किसी की भी बने या बजट कैसा भी हो, मार्केट किसी ना किसी एक दिशा में बहुत तेजी से भागेगा। उन्हें डायरेक्शन नहीं पता होती, पर मूवमेंट बड़ी होगी। ये एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी होती है। तो वो डायरेक्शन पर बेट नहीं लगाते? नहीं, वो उस मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी को ट्रेड करते हैं, मूवमेंट की दिशा को नहीं। यही उनका सबसे बड़ा एज है। ओह वाओ! अब जब ये क्लियर हो गया कि तूफान की स्पीड यानी वॉलेटिलिटी इतनी जरूरी है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस स्पीड को नापा कैसे जाता है? क्योंकि जब तक हम किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, उस पर कोई ठीक ठाक ट्रेडिंग सिस्टम तो नहीं बन सकता ना? सही सवाल है। इसे नापने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पर वॉलेटिलिटी के दो अलग अलग प्रकार समझने जरूरी हैं। पहला होता है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, जिसे हम HV कहते हैं। ये पूरी तरह से बैकवर्ड लुकिंग होता है। बैकवर्ड लुकिंग मतलब पास्ट डेटा? हाँ, यानी ये पिछले 30 दिन या 90 दिन का डेटा देखता है कि पास में मार्केट ने कितना और कैसा मूवमेंट दिया है। ये बस इतना बताता है कि पिछले कुछ हफ्तों में तूफान कितना तेज था।
जो कि ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग तो हमेशा आने वाले कल के बारे में होती है ना? पास्ट का डेटा डायरेक्टली फ्यूचर का मूवमेंट तो नहीं बता सकता। और यही वजह है कि दूसरा प्रकार सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसे आम भाषा में आईवी कहते हैं। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को मेजर करता है। ओके। यानी मार्केट पार्टिसिपेंट्स आज क्या सोच रहे हैं कि आने वाले समय में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। आईवी असल में ट्रेडर्स के डर और उनकी घबराहट का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब लोगों को लगता है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, तो वो अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए जल्दी जल्दी ऑप्शंस खरीदते हैं। और इन ऑप्शंस की डिमांड बढ़ने से आईवी अचानक से शूट अप हो जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आईवी मार्केट के मूड का या खासकर मार्केट के डर का एक थर्मामीटर है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है ना, यानी उनकी जो कीमत होती है, वो पूरी तरह से इस आईवी पर निर्भर करती है। अगर आईवी बढ़ेगी तो ऑप्शन की कीमत आसमान छूने लगेगी, और अगर आईवी गिरेगी तो ऑप्शन की कीमत बहुत तेजी से जमीन पर आ गिरेगी, चाहे उस स्टॉक का एक्चुअल प्राइस वहीं का वहीं क्यों ना खड़ा रहे। वेट, ये पॉइंट सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असर तो बहुत बड़ा है। क्योंकि डेटा बताता है कि ऑप्शंस खरीदने वाले 80% लोग अपना पैसा खोते हैं। और लोग सोचते हैं कि उन्होंने डायरेक्शन ठीक पकड़ी थी, फिर भी नुकसान क्यों हुआ। सिंक्लेयर की किताब में इसका एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है, जिसे वेगा रिस्क कहते हैं। पर आप मुझे ये बताइए, क्या दिशा 100% सही होने के बावजूद सच में एक ट्रेडर नुकसान उठा सकता है? इसको थोड़ा एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझाते हैं। What's fascinating here is कि यही वो जाल है जिसमें आम लोग फंसते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर है जो अगले दिन आने वाले किसी बड़े इवेंट से पहले एक कॉल ऑप्शन खरीदता है। राइट। कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब है कि ट्रेडर को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। अब उस वक्त मार्केट में बहुत डर का माहौल है, लोग घबराए हुए हैं, इसलिए आईवी बहुत हाई चल रही है। इस हाई आईवी की वजह से उस ट्रेडर को वो कॉल ऑप्शन बहुत महंगा मिलता है, मान लीजिए 100 रुपए में। ठीक है, अब मान लेते हैं अगले दिन इवेंट का रिजल्ट आता है और उस ट्रेडर का अनुमान बिल्कुल सही निकलता है, मार्केट सच में ऊपर चला जाता है। अब यहाँ आम सोच कहेगी कि ट्रेडर को बड़ा मुनाफा होगा, है ना? पर जब वो ट्रेडर अपना अकाउंट देखता है तो उस ऑप्शन की कीमत 100 रुपए से गिरकर 60 रुपए हो चुकी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इवेंट खत्म होते ही मार्केट से वो डर एकदम से गायब हो जाता है। लोगों की घबराहट शांत हो जाती है, जिससे आईवी अचानक से क्रश हो जाती है, यानी तेजी से गिर जाती है। और आईवी के इस तरह गिरने से ऑप्शन का प्रीमियम बुरी तरह टूट जाता है। इसी अगर इसको एक और आसान एनालॉजी से समझें तो इसका मतलब ये है कि तूफान आने से पहले घर के इंश्योरेंस का प्रीमियम आसमान छू रहा होता है। सब डरे हुए हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी मुंह मांगी कीमत वसूलती है। पर एक बार तूफान बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गुजर जाए तो अगले ही दिन उस इंश्योरेंस पॉलिसी की कीमत कौड़ी के भाव हो जाती है। बिल्कुल। भले ही घर पूरी तरह सुरक्षित क्यों ना हो। सही पकड़ा। ये इंश्योरेंस वाली एनालॉजीज पूरे मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। मार्केट में ऑप्शंस भी एक तरह का इंश्योरेंस ही तो हैं, और इसी पूरे फिनोमेनॉन को ट्रेडिंग की भाषा में वेगा रिस्क कहते हैं। वेगा वो फैक्टर है जो ये तय करता है कि आईवी के बदलने से ऑप्शन के प्राइस पर क्या असर पड़ेगा। और आम ट्रेडर इसमें फंस जाता है। हाँ, आम रिटेल ट्रेडर्स इस वेगा रिस्क के जाल में फंसते हैं क्योंकि वो महंगा इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, जबकि जो इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ठीक इसके उलट काम करते हैं। वो इस महंगे इंश्योरेंस को बेचने वाले बनते हैं, और जब आईवी क्रैश होती है तो पूरा प्रीमियम अपनी जेब में रख लेते हैं। Here's where it gets really interesting. अगर आईवी के गिरने से जीती हुई बाजी भी हारी जा सकती है, तो प्रोफेशनल्स ये पता कैसे लगाते हैं कि कब आईवी गिरेगी और कब बढ़ेगी? मतलब उन्हें कैसे पता चलता है कि आज इंश्योरेंस सस्ता मिल रहा है या महंगा? यहाँ इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अब हम इस किताब के सबसे अहमियत वाले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है मीन रिवर्जन ऑफ वॉलेटिलिटी। मीन रिवर्जन। हाँ, ये इस पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी का दिल है। मीन रिवर्जन का सीधा सा मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी हमेशा अपने मीन यानी अपने एवरेज लेवल पर वापस आती है। इसे मार्केट की ग्रेविटी समझ लीजिए। ओके। अगर अचानक डर फैलने से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तो ये एक यूनिवर्सल सच है कि एक ना एक दिन ये डर खत्म होगा और आईवी गिरकर वापस अपने एवरेज पर आएगी। आखिर कोई भी तूफान हमेशा के लिए तो नहीं लेता ना। सही बात है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच होगा, है ना? अगर मार्केट बहुत लंबे समय तक शांत है, आईवी बहुत लो चल रही है, तो इसका मतलब है कि जल्दी ही एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है और आईवी वापस बढ़ेगी।
अगर एक रबर बैंड को खींचा जाए तो वो स्ट्रेच होता है। बिल्कुल। उसे जितना ज्यादा खींचा जाएगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा टेंशन पैदा होगी, और जैसे ही उसे छोड़ा जाएगा वो पूरी स्पीड से स्नैप बैक करके अपनी नॉर्मल स्टेट में यानी अपने मीन पर वापस आएगा। वॉलेटिलिटी पूरी तरह से इस रबर बैंड की तरह ही काम करती है। जब डर की वजह से आईवी स्ट्रेच होती है तो वो हमेशा टेंशन में रहती है और आखिर में मीन पर स्नैप बैक करती है। एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का पूरा सिस्टम ना इसी स्टैटिस्टिकल एज पर आधारित होता है। उनका मानना है कि दिशा का अनुमान लगाना तो 50-50 का जुआ है, पर एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का वापस अपने नॉर्मल लेवल पर आना ये एक मैथमेटिक्स का नियम है। मेक सेंस। पर एक बात बताएं, एक ट्रेडर अपनी स्क्रीन पर देखकर ये कैसे तय करेगा कि रबर बैंड कितना खींचा हुआ है? मतलब इसको प्रैक्टिकली नापने का क्या तरीका है? उसके लिए आईवी रैंक नाम के एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। आईवी रैंक 0 से लेकर 100 तक का एक स्केल होता है। ये बताता है कि पिछले 52 हफ्तों के डेटा के मुकाबले आज की आईवी कहां पर खड़ी है। मान लीजिए आईवी रैंक 80 है, तो इसका मतलब है कि पिछले एक साल में वॉलेटिलिटी सिर्फ 20% वक्त ही इस लेवल से ऊपर गई है। अच्छा। यानी रबर बैंड बहुत बुरी तरह स्ट्रेच हो चुका है और ऑप्शंस बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो इस हिसाब से इसका बेसिक ट्रेडिंग रूल क्या बनता है? रूल बहुत मैथमेटिकल और क्लियर है। अगर आईवी रैंक 70 से ऊपर है तो ऑप्शंस महंगे हैं। ऐसे माहौल में प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑप्शंस को सेल करते हैं ताकि जब डर कम हो और आईवी गिरे तो उन्हें सीधा मुनाफा हो। और अगर आईवी रैंक 30 से नीचे है तो ऑप्शन सस्ते मिल रहे होते हैं, तब वो ऑप्शंस बाय करना पसंद करते हैं। सिंपल फंडा है, महंगी चीज बेचो, सस्ती चीज खरीदो। इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें किसी की भविष्यवाणी या कोई होप शामिल नहीं है। कोई चार्ट देखकर ये नहीं सोच रहा कि कल मार्केट लाल होगा या हरा। पर अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है यहाँ पर। अब हमें डेटा समझ आ गया, रूल्स समझ आ गए, पर इस थ्योरेटिकल ज्ञान को मार्केट के असली बैटलफील्ड में अप्लाई कैसे किया जाता है? सिर्फ ये जानना कि चीज़ सस्ती है या महंगी, ये काफ़ी नहीं है। इसे ट्रेड करने के लिए असली दुनिया में कौन से ट्रेडिंग सिस्टम्स यूज होते हैं? सिनक्लेयर की किताब में इन सिस्टम्स को उनके वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट के हिसाब से बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं हाई आईवी एनवायरनमेंट्स की। जब मार्केट में बहुत घबराहट होती है और आईवी रैंक 70 या 80 के आसपास होता है, तब सबसे पसंदीदा स्ट्रैटेजी होती है शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल, इसको थोड़ा सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें आखिर होता क्या है? एक आम श्रोता जिसे ऑप्शंस की डीप मैथमेटिक्स नहीं पता, वो इसको कैसे समझे? इसे ऐसे समझते हैं, ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल और पुट। कॉल खरीदने वाला चाहता है मार्केट ऊपर जाए, पुट खरीदने वाला चाहता है मार्केट नीचे आए। शॉर्ट स्ट्रैंगल में एक ट्रेडर दूर का एक कॉल और दूर का एक पुट दोनों एक साथ बेच देता है। ओके। दूर का मतलब है आउट ऑफ द मनी, यानी ओटीएम। जैसे अगर मार्केट 20,000 पर चल रहा है तो ट्रेडर 21,000 का कॉल बेच देगा और 19,000 का पुट बेच देगा। इन दोनों को बेचने पर ट्रेडर को पहले ही दिन एक अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाता है। पर इनको बेचने के बाद उस ट्रेडर का असली फायदा किस चीज में है? मतलब वो जीतेगा कैसे? उस ट्रेडर का फायदा इसमें है कि मार्केट 19,000 और 21,000 की इस रेंज के बीच में ही घूमता रहे। जैसे जैसे वक्त गुजरता है और सबसे जरूरी बात, जैसे ही आईवी गिरती है, इन दोनों ऑप्शंस की कीमत तेजी से कम होने लगती है। ट्रेडर ने महंगे बेचे थे और अब वो सस्ते हो गए हैं। इस स्ट्रैटेजी में दिशा का अनुमान लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओह, मतलब मार्केट कहीं ना जाए तो भी पैसा बनेगा? हाँ, मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा नीचे जाए या वहीं खड़ा रहे, इन तीनों हालतों में ट्रेडर पैसा बनाता है। पर यहाँ मुझे एक बड़ा रिस्क नजर आ रहा है। शॉर्ट स्ट्रैंगल में अगर मार्केट उसी रेंज में रहा तो ठीक है, पर अगर मार्केट ने अचानक किसी एक तरफ बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, और मेरा मतलब अगर 20,000 से सीधा 22,000 चला गया, तो कॉल बेचने वाले को तो अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है ना? ये तो तूफान के आगे अकेले खड़े होने जैसी बात हो गई। ये डर बिल्कुल हाजिम है और इसी डर को खत्म करने के लिए एक एडवांस सिस्टम बनाया गया जिसे आयरन कॉन्डोर कहते हैं। ये असल में शॉर्ट स्ट्रैंगल का एक बड़ा भाई समझ लीजिए, जिसमें रिस्क को पूरी तरह से डिफाइन और लॉक कर दिया जाता है। तो आयरन कॉन्डोर में इस अनलिमिटेड रिस्क को लिमिट कैसे किया जाता है? इसमें एग्जैक्टली क्या अलग करते हैं हम? आयरन कॉन्डोर में ट्रेडर उस रेंज के बाहर का कॉल और पुट तो बेचता ही है, जैसे पहले किया था, पर उस अनलिमिटेड रिस्क से बचने के लिए वो थोड़ा और दूर जाकर एक और कॉल और पुट खरीद लेता है। इसे ट्रेडिंग में विंग्स खरीदना कहते हैं। अच्छा, यानी प्रोटेक्शन के लिए?
बिल्कुल। ये खरीदे हुए ऑप्शंस एक इंश्योरेंस की तरह काम करते हैं। अगर मार्केट अचानक किसी दिशा में 1000 पॉइंट भाग भी जाए ना, तो जो बेचा हुआ ऑप्शन नुकसान देगा, उसकी पूरी भरपाई वो खरीदा हुआ ऑप्शन कर देगा। इस सिस्टम की वजह से एक बिगिनर को ट्रेड लेने से पहले ही पता होता है कि उसके अकाउंट में सबसे बुरे हालात में भी कितना नुकसान हो सकता है। ये एक शानदार इनकम जनरेशन स्ट्रैटेजी है। ये हुई बात जब तूफान अपने उरूज पर हो। पर तब क्या होता है जब आईवी बहुत लो हो, यानी समुंदर पूरी तरह से शांत हो, आईवी रैंक 10 या 20 के आसपास घूम रहा हो। उस वक्त दूर के ऑप्शंस बेचने में तो कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि उनमें तो प्रीमियम यानी पैसा बचा ही नहीं है। ऐसे वक्त में प्रोफेशनल्स अपना पूरा सिस्टम पलट देते हैं। वो लो आईवी एनवायरनमेंट में एक नई स्ट्रैटेजी आजमाते हैं, जिसे लॉन्ग स्ट्रैडल कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी में वो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस का एक कॉल और एक पुट दोनों एक साथ खरीद लेते हैं। सबसे सस्ती स्टेट में होती है। ऐसे वक्त में जब कोई बड़ा इवेंट आता है, जैसे किसी बड़ी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, तो मार्केट वहां से अचानक बहुत बड़ा मूव लेता है। राइट। इस मूव से किसी एक तरफ का ऑप्शन, चाहे वो कॉल हो या पुट, इतनी तेजी से महंगा होता है कि वो दूसरी तरफ के ऑप्शन को अगर जीरो भी हो जाने दे, तो भी टोटल में ट्रेडर को बहुत बड़ा मुनाफा निकल कर आता है। वाओ, ये लॉन्ग स्ट्रैडल का कॉन्सेप्ट तो एक कॉइल्ड स्प्रिंग यानी पूरी ताकत से दबाई हुई स्प्रिंग जैसा लग रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग असल में उस स्प्रिंग के अचानक खुलने के धमाके से पैसा बनाने का तरीका है? ये स्प्रिंग वाली एनालॉजी पूरी तरह फिटिंग है। सच बताऊं तो इंस्टीट्यूशंस और जो बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, वो साल भर अपने कैलेंडर पर ऐसे लो वॉलेटिलिटी पीरियड्स और आने वाले इवेंट्स को मार्क करके रखते हैं। वो बस इसी दबाई हुई स्प्रिंग के खुलने का इंतजार करते हैं। इसके अलावा इस किताब में एक और कॉन्सेप्ट का जिक्र है, जिसे कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। इसमें क्या होता है? कैलेंडर स्प्रेड वाकई एक बहुत ही स्मार्ट एडवांस स्ट्रैटेजी है। इसमें ट्रेडर अलग अलग एक्सपायरी डेट वाले ऑप्शंस का इस्तेमाल करता है। वो इसी हफ्ते एक्सपायर होने वाला एक ऑप्शन बेच देता है और आने वाले अगले महीने की एक्सपायरी का वही सेम ऑप्शन खरीद लेता है। ऐसा क्यों? टाइम अलग रखने से क्या फायदा? इसके पीछे का साइंस ये है कि जो ऑप्शन एक्सपायरी के नज़दीक होता है ना, उसकी कीमत यानी उसमें जो टाइम डीके होता है, वो बहुत तेज़ी से गिरती है, जबकि जो दूर वाला ऑप्शन है उसकी कीमत उतनी तेज़ी से नहीं गिरती। बस इस गिरने के फर्क को ही कैलेंडर स्प्रेड में मुनाफा बनाया जाता है। इसमें कैपिटल और रिस्क दोनों काफ़ी कम लगते हैं, पर ऑब्वियसली इसे समझने और हैंडल करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, हमने पूरा डेटा देख लिया, हमने इसके मैथमेटिकल लॉज समझ लिए और हमने आयरन कॉन्डोर और कैलेंडर स्प्रेड जैसे क्लियर ट्रेडिंग सिस्टम्स भी देख लिए। पर यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। पूछिए। अगर ये रूल्स इतने ही क्लियर हैं, ये मैथमेटिकल एज इतना ही पक्का है, तो मार्केट में काम करने वाला हर व्यक्ति इन रूल्स को किताब से पढ़कर अमीर क्यों नहीं बन जाता? आखिर 90% लोग फिर भी क्यों हार रहे हैं? क्योंकि ट्रेडिंग के पूरे खेल में स्ट्रैटेजी और मैथ्स का हिस्सा सिर्फ 20% होता है। बाकी का जो 80% हिस्सा है ना, वो हमारा इंसानी दिमाग, हमारी आदतें और हमारी साइकोलॉजी का होता है। और यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल कड़ी है। वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग किसी फॉर्मूले से ज़्यादा धैर्य यानी पेशेंस का खेल है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने इसे वीडियो गेम समझ रखा है और जो रोज स्क्रीन पर एक्शन चाहते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इंसानी दिमाग के हिसाब से सोचें, तो क्या चुपचाप बैठे रहना यानी सिर्फ सही वक्त का इंतजार करना एक्शन लेने से ज्यादा मुश्किल काम है? इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो आप देखेंगे कि हमारा इंसानी दिमाग बनाया ही ऐसे गया है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि जो जितना ज्यादा हाथ पैर मारेगा, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा। हाँ, हार्डवर्क इक्वल सक्सेस। राइट। और यही वजह है कि एक आम रिटेल ट्रेडर मार्केट ओपन होते ही स्क्रीन के सामने बैठ जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने आज एक भी ट्रेड नहीं लिया तो उसने आज कोई काम ही नहीं किया। वो हर दिन पूरे 100% वक्त मार्केट में इन्वॉल्व रहना चाहता है, और यही ओवर ट्रेडिंग उसकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण बनती है। और इसके बिल्कुल उलट एक प्रो ट्रेडर का रूटीन क्या होता है? प्रो ट्रेडर्स अपना 80% वक्त सिर्फ शांति से इंतजार करने में निकालते हैं। वो एक शिकारी की तरह बैठे रहते हैं। उनका फोकस हर रोज ट्रेड लेने पर नहीं होता, बल्कि अपने कैपिटल को बचाने पर होता है। जब उन्हें दिखता है कि आईवी रैंक उनके मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से एग्जैक्टली वहां है जहां उसे होना चाहिए, बस तभी वो अपना बचा हुआ 20% वक्त और अपनी एनर्जी ट्रेड लगाने में इस्तेमाल करते हैं। यानी उनके लिए मार्केट रोज का डोपामिन हिट लेने का जरिया नहीं है? बिल्कुल नहीं। रोज दिशा गैस करना और हर छोटी मूवमेंट पर बेट लगाना एक तरह का जुआ या गैम्बलिंग है।
पर वॉलेटिलिटी के मैथमेटिक्स और इन सिस्टम्स का इस्तेमाल करना एक प्रॉपर बिजनेस है। और किसी भी अच्छे बिजनेस में पैसा या कैपिटल सिर्फ तभी लगाया जाता है जब जीतने की संभावनाएं मैथमेटिकली आपके फेवर में हों। वाओ, ये सच में पर्सपेक्टिव बदलने वाली बात है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हम सबको उस आम प्राइस चार्ट्स और लाल हरी लाइन की दुनिया से थोड़ा बाहर आकर देखने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण ने ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का असली पावर क्या है, कैसे ऑप्शंस की दुनिया में वेगा रिस्क आम ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट खाली करता है और इंस्टीट्यूशंस की जेब भरता है। सही बात है। और कैसे वॉलेटिलिटी एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह हमेशा अपनी मीन यानी शांति पर वापस लौटती है। और सबसे जरूरी बात, कैसे दिमाग को शांत रखकर रोज रोज स्क्रीन पर हाथ ना मारकर एक बिजनेस माइंड डेवलप किया जा सकता है। दिशा का तजुर्बा होना अच्छी बात है, पर जब बात सालों तक मार्केट में टिककर सर्वाइवल की और कंसिस्टेंट मुनाफे की आती है ना, वहां सिर्फ एक मैथमेटिकल एज ही ट्रेडर को बचा सकता है। और वॉलेटिलिटी हमें वही ठोस एज देती है, क्योंकि डायरेक्शन की ट्रेड्स उम्मीद और भविष्यवाणी पर चलती हैं, जबकि वॉलेटिलिटी के सिस्टम्स ठोस पास्ट और फ्यूचर प्रोबेबिलिटी पर आधारित होते हैं। यही एक अकेली चीज है जो भीड़ को कामयाब लोगों से अलग करती है। इसके पहले कि हम आज की चर्चा यहाँ खत्म करें, मैं ऑडियंस के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज हमने समझा कि फाइनेंशियल मार्केट में इंसानों का डर और लालच जो आईवी के रूप में आसमान छूता है, वो आखिर में मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से वापस शांत हो ही जाता है। तो अगर फाइनेंशियल दुनिया का केओस हमेशा मीन रिवर्ट करता है, तो क्या हमारे बाकी इंसानी जज्बात, हमारा पैनिक, घबराहट और हद से ज्यादा उत्साह भी किसी नियम से बंधे हुए हैं? और अगर हाँ, तो क्या जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी जब तूफान आए, अफरा तफरी मचे, तो बजाय उस तूफान की दिशा को कंट्रोल करने के हमें बस इस मीन रिवर्जन का, उस तूफान के अपने आप शांत होने का इंतजार नहीं करना चाहिए? आखिर में चाहे चलते हुए मार्केट की गाड़ी हो या जिंदगी की, एक्सेलरेटर दबाने से पहले सामने वाले तूफान की स्पीड को नाप लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है।